और बात अरब युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। इजराइल ने एक नई मिसाइल का टेस्ट किया है। लॉन्ग रेंज मिसाइल है ये, जिसका इजराइल ने टेस्ट किया है। तेहरान तक ये मिसाइल पहुंच सकती है। इस मिसाइल की रेंज 1800 किलोमीटर बताई जा रही है। यानी ईरान ने इससे पहले जो इजराइल को युद्ध में झोंकने की कोशिश की थी, उसका जवाब इजराइल ने तैयार कर लिया है। अरब युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। इजराइल और गाजा के बीच युद्ध लगातार चल रहा है। इस बीच हूती विद्रोही और हिजबुल्ला इजराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ईरान ने भी इजराइल के ऊपर ड्रोन के जरिए हमला किया था। और अब इजराइल ने एक नई मिसाइल का टेस्ट किया है जो 1800 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। यानी तेहरान उसकी जद में आ गया है। और अब इजराइल ने संकेत दिया है कि अगर आगे तेहरान पिछली बार की तरह कोई एडवेंचर करने की कोशिश करता है, युद्ध में उतरने की कोशिश करता है, तो फिर उसको माकूल जवाब मिलेगा। तो बात धर्मयुद्ध की आहट की है। धर्मयुद्ध क्यों कह रहे हैं, आगे आप धीरे धीरे समझेंगे इसको। क्योंकि जंग में ईरान मददगार है। हूती हमास के हमले जहां ईरान मददगार हो रहा है, इजराइल से जिहादी जंग कर रहे हैं ये लोग, और एक इस्लामिक ग्रुप तैयार किया गया है और हिजबुल्लाह पर भी इसको लेकर दबाव है, जो कि इजराइल को हर तरफ से घेरे, इजराइल के ऊपर हमला करते रहें। तो हम यही जानकारी आपके सामने दे रहे हैं कि धर्म युद्ध किस तरीके से बना दिया गया है। हूती हमास के जो हमले हैं वो इजराइल पर हो रहे हैं और इस सब के पीछे ईरान का सपोर्ट है उन्हें। इजराइल से जिहादी जंग करने में हूती विद्रोही, हमास और उसके साथ साथ हिजबुल्लाह, ये सभी इजराइल को तीन तरफ से मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ईरान इनकी मदद करते हुए पिछले कुछ दिन पहले उसने ड्रोन के जरिए हमला करने की भी कोशिश की थी। और अब बेंजामिन नेतन्याहू जिस मिसाइल के साथ आए हैं, वो एक साथ इन सब को जवाब देने की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इस मिसाइल का टेस्ट किया जा चुका है। और अब बेंजामिन नेतन्याहू वहां पर चोट करने की कोशिश करेंगे जहां से इस पूरी जंग को फ्यूल मिल रहा है, यानी जहां से इस पूरी जंग को वो ताकत मिल रही है जो इजराइल के खिलाफ मिसाइलें, बम हमले इसको जारी रखे हुए हैं। तो ये है इस पूरे लड़ाई के खाके के बीच में, क्योंकि इस्लामिक ग्रुप तैयार हैं, हिजबुल्लाह पर दबाव है, यानी ये सब मिलके अब इन सब को धर्म युद्ध इसलिए कहा जा रहा है कि एक धर्म के नाम पर इन सब लोगों को एक किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो धर्म है उसको नेस्तनाबूद करने के लिए, खत्म करने के लिए। और इसी से ये लड़ाई और तीखी होती जा रही है। और संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ इस वक्त लाइव, ज्यादा जानकारी के लिए संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए। संजीव जी, हूती, हिजबुल्लाह, हमास, ये तीनों ही अब जो कुछ कर रहे हैं ये किसी से ढका छिपा नहीं है कि ईरान की शय पर ये सब किया जा रहा है। क्या आपको भी लग रहा है या एक्सपर्ट्स को ये लग रहा है कि अब तक जो जंग 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बतौर हमास के खात्मे तक सीमित थी, उसे धर्म की जंग में बदलने की कोशिश की जा रही है? जी जी बिल्कुल। ये देखिए, हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे जो आतंकी संगठन है, इनका लक्ष्य यही है कि इस पूरे जो युद्ध को एक धर्मों के बीच का टकराव बना दिया जाए। स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो इस्लाम और यहूदी इस बीच में इस जंग को तब्दील किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। ये जो साजिश है यही थी कि ये जो सभ्यताओं के बीच में, धर्मों के बीच में किस तरह से टकराव बढ़ाया जाए। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जो सबसे बड़ा आतंकी हमला किया, उसका लक्ष्य यही था कि इजराइल को, जो उसके अरब राष्ट्रों के साथ बातचीत चल रही है, उसको कैसे तोड़ा जाए, इजराइल को कैसे अलग थलग किया जाए, और इस पूरे युद्ध को, इस पूरे इजराइल का जो रिस्पांस होगा उसको किस तरीके से यहूदी और मुस्लिम धर्म के बीच के टकराव के रूप में पेश किया जाए।
और इसी तरीके की जो मानसिकता रखने वाले विश्व भर में कई ऐसे ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हैं जो कि लगातार इस तरीके के नैरेटिव को बिल्डअप करने की कोशिश करते रहे कि ये जो लड़ाई है ये यहूदी और मुस्लिम्स के बीच की है, ये एक दो सभ्यताओं के बीच की लड़ाई है और आतंकी यही चाहते थे किसी तरीके का नैरेटिव बने। लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखें तो ये लड़ाई आतंकवाद के विरुद्ध है। ये जो हमास नामक आतंकी संगठन है, हिजबुल्लाह और हुती जैसे जो आतंकी संगठन है, ये आतंकवादी सोच के साथ काम करते हैं। ये धर्मों के बीच में घृणा, वैमनस्य, टकराव को बढ़ाने की साजिशें रचते हैं और इस तरीके की साजिशों को नाकाम करना भी बेहद आवश्यक है। और इन आतंकियों का तो खात्मा होना ही चाहिए। जो हमास का जो खात्मा होने के कगार पे इजराइल पहुंच गया है और यदि हिजबुल्लाह और हुती ने भी कोई बड़ी जो है हिमाकत की तो इजराइल उनके ऊपर भी बड़े ऑपरेशन शुरू कर सकता है। और ये जो आतंकी हैं इनके साथ जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ कार्य किया जाना चाहिए। इनकी जो सभ्यताओं को, धर्मों को लड़ाने की जो सोच है, उनको उस सोच पर भी वो सफल ना हो पाए, उसके लिए भी आवश्यक है कि हमास के खात्मे के बाद इजराइल का रीजनल इंटीग्रेशन हो। इजराइल के साथ जो अरब राष्ट्रों की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी, वो जो वार्ता चल रही थी, वो आगे बढ़े। जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसा इनिशिएटिव आगे बढ़े। ये I2U2 जैसा जिसमें भारत, अमेरिका, यूएई और इजराइल शामिल है, ये जो इनिशिएटिव से आगे बढ़े। अब्राहम एकॉर्ड्स की जो प्रक्रिया आगे बढ़े। तो ये मुझे लगता है कि आतंकवादी जो सोच है वो यही है कि धर्मों के बीच का टकराव बढ़ाया जाए, सभ्यताओं के बीच का टकराव बढ़ाया जाए और इसको रोकना भी आज के जिम्मेदार राष्ट्रों की। ठीक है सर, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं क्योंकि अब जो हालात पैदा हो रहे हैं वहां पर धर्म को लेकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने धमकी दी है, हम इजराइल को मिट्टी में मिला देंगे। नसरुल्लाह का कहना है इजराइल पर रॉकेट हमले हम करेंगे। हिजबुल्लाह का कहना है जो कि लेबनान के जरिए हमले कर रहा है, लेबनान के पास हथियारों का जखीरा, इजराइल के सभी शहर हम बर्बाद कर देंगे। नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह का सरगना है, उसका बयान यहां पर यह है। लेबनान के पास हथियारों का जखीरा है। नसरुल्लाह का बयान, हिजबुल्लाह का सरगना, उसका बयान है कि हम इजराइल के हर शहर को मिट्टी में मिला देंगे, इजराइल पर रॉकेट हमले करेंगे। यानी आग लगाने के लिए ये आतंकी संगठन अपने आप में काफ़ी हैं इस वक्त। यूके देवनाथ मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, इस पूरी लड़ाई को जो अभी गाज़ा और इजराइल के बीच में चल रही थी, उसमें हिजबुल्लाह का कूदना, हुती का कूदना, हमास लगातार अपनी तरफ से कोशिशें कर ही रहा है। हालांकि हमास बहुत ज़्यादा अब कमज़ोर किया जा चुका है, लेकिन इस सब की कोशिश क्या है? क्या कोशिश ये है कि इजराइल को इस कदर हमलों से परेशान कर दिया जाए कि इजराइल फिर एक बड़े वॉर की तरफ आगे बढ़ जाए और इसके नाम पर सारे मुस्लिम कंट्रीज को एक किया जाए और फिर इस वॉर को एक नई शक्ल दी जाए? इजराइल को, जब इजराइल आजाद हुआ, मैं 1948-1949 की बात कर रहा हूँ, इजराइल स्थापित किया गया, तो इजराइल को स्थापित करने सबसे बड़ा हाथ था अमेरिका का, इंग्लैंड का और फ्रांस का। उस पहले जितने पहले इजराइल वहां पर नहीं था। पहले विश्व तो ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। तो जब अमेरिका की तरफ को बनाया गया तो दुनिया के ज्यूज थे उनको न्योता दिया गया कि आप जाकर इजराइल में बस जाइए। तो इस न्योतों के तहत जो ज्यूज, सर मैं आता हूं आपके पास क्योंकि आपका ऑडियो थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा है, हम कोशिश करते हैं कि उसे ठीक कर लें एक बार, लेकिन मैं संजीव जी आपका ही रुख करूंगा। संजीव जी, जो पॉलिसी के तहत वेस्ट एशिया में इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, जो वहाँ से मैसेज निकल कर आता है, टू नेशन थ्योरी की बात लगातार वर्ल्ड के बड़े कंट्रीज कर रहे हैं और इजराइल की तरफ से भी ऐसा कोई रिस्पांस नहीं आया कि वो टू नेशन थ्योरी को आउटराइटली रिजेक्ट करता है, उसको किनारे कर देता है। इजराइल इस सब के साथ है। इजराइल चाहता है कि फ़िलिस्तीन अपने तरह से जिए, हम अपने तरह से जिए, लेकिन वहाँ पर हमास की मौजूदगी को अब इजराइल स्वीकार नहीं करता है। और हमास का कहना है
कि वो टू नेशन थ्योरी को तभी एक्सेप्ट करेगा जब दूसरे नेशन के तौर पर इजराइल का वजूद ही नहीं होगा। तो एक तो वजूद खत्म होने की बुनियाद पर इन चीज़ों को मानता है और दूसरा आतंक के खत्म होने पर इसको मानता है। कौन ज़्यादा आपको बेहतर लगता है और क्या इस स्थिति में अंत नज़र आ रहा है आपको? देखिए राजीव जी, इस इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का जो ये विवाद है, इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ टू स्टेट सॉल्यूशन है और फिलिस्तीन और इजराइल स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में साइड बाय साइड रहें और हार्मोनियस तरीके से रहें। यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन जैसा कि आपने स्वयं कहा कि न तो इजराइल इसके लिए तैयार है, न तो फिलिस्तीन ही इसके लिए अभी पूरी तरह से तैयार है। और जहां तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, विश्व मेरा कहना यह था संजीव जी कि हमास इजराइल के खात्मे से कम पर कुछ मान नहीं रहा है और इजराइल का कहना है कि गाजा तो अपने फिलिस्तीन अपनी जगह रहे, लेकिन हम हमास के खात्मे से कम पर कुछ नहीं मानेंगे। तो इस स्थिति में कोई सॉल्यूशन नजर आता है क्या यहाँ? देखिए राजीव जी, हमास के साथ कोई नेगोशिएशंस पॉसिबल नहीं है। इजराइल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमास एक आतंकी संगठन है और हमास के साथ इस तरीके का जो टू स्टेट सॉल्यूशन जैसा कोई नेगोशिएशंस भी नहीं हो सकता। और हमास का सिर्फ एक हश्र होगा, वो है हमास का खात्मा। और ये जो है बेंजामिन नेतन्याहू इसके लिए संकल्प ले चुके हैं और 90% जो हमास है वो अब वहाँ पे वाइप आउट हो चुका है एक तरह से। जो उसके कुछ जो स्ट्रांग होल्ड है वो राफा वगैरह इत्यादि एरिया में है, उसके बटालियंस वहाँ मौजूद हैं और हमास के जो टॉप कमांडर्स हैं वो विदेशों में जाकर के वो छुपे हुए हैं, यहाँ वहाँ उन्होंने शरण ले रखी है। तो हमास नामक जो आतंकी संगठन है उसके साथ इजराइल ने जरूर एक उसको अवसर दिया था। 2007 से हमास का शासन गाजा पे चल रहा था और इजराइल ने अनेक तरीके की जो है उसके साथ मदद दे करके, सब्सिडीज दे करके, रियायतें दे करके उसके साथ एक सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस को बनाने की कोशिश की थी। लेकिन हमने ये भी देखा कि हमास ने 2007 से जो सारा जो उसने एफर्ट लगाया वो टनल्स को बनाने में लगाया, जो आतंक का तंत्र बनाने में लगाया। और उस आतंक के तंत्र को जब उसने बना लिया तो 7 अक्टूबर को उसने इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला कर दिया। और 7 अक्टूबर के बाद तो अब इजराइल के साथ हमास का कोई नेगोशिएशंस पॉसिबल नहीं है मेरे असेसमेंट के मुताबिक। ठीक है। हमास यदि कभी टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए कोई बातचीत होगी तो वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ ही हो सकती है। हमास कम से कम याह्या सिनवार के साथ किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं होगी। वैसे भी याह्या सिनवार है कहाँ, किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि बड़ी खबर ये, अब लेबनान की बात कर लेते हैं। इजराइल का बहुत बड़ा बयान सामने आया है, लेबनान को हम पत्थरों के युग में पहुंचा देंगे, यानी पाषाण युग में पहुंचा देंगे। राफा से इजरायली फौज अब लेबनान के लिए रवाना हो गई है। यानी लेबनान इस पूरे वॉर में जिस तरह से ईरान का पपेट बन के हिजबुल्लाह आतंकवादियों को ज़मीन मुहैया कराकर इजराइल पर हमले के लिए एक आधार दे रहा था, अब इजराइल ने उसका जवाब देने की ठान ली है। क्या ये माना जाए यूके देवनाथ सर कि धीरे धीरे ही सही ये युद्ध फैलना शुरू हो चुका है? जी हाँ, अब नेतन्याहू ने जब ये असेसमेंट किया कि हमास को गजा में खत्म कर दिया गया है, रफा में उसकी सिर्फ एक बटालियन टूटी फूटी बची है, तो वो भी शायद अगले 3-4 दिन में खत्म हो जाएगी, तो अब हिजबुल्लाह की तरफ नेतन्याहू का ध्यान गया है। कल रात से ही इजराइल की जो फौजें हैं वो लेबनान और उत्तर इजराइल के बीच में एक 5 किलोमीटर चौड़ा डीमिलिटराइज्ड जोन बना रही हैं और वहां से उन्होंने हिजबुल्लाह को उत्तर की तरफ यानी पीछे खदेड़ दिया है, ताकि हिजबुल्लाह की जो छोटे वाले रॉकेट हैं वो आसानी से उत्तर इजराइल में ना गिरे। एक जो दिक्कत ये आ रही है कि बेरूत में जो सरकार है, लेबनान की जो सरकार है, वो बहुत कमजोर सरकार है। उसमें कुछ मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम्स हैं, करीबन 50%, 40% के आसपास जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं। और वहां पर घूम घूम कर एक बार प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और एक बार लोकसभा का स्पीकर बनते हैं, या तो कोई क्रिश्चियन या कोई शिया या कोई सुन्नी, बाई रोटेशन। लेबनान की सरकार बहुत ही कमजोर है, उनके पास एक छोटी सी आर्मी है जिसकी टोटल नफरी स्ट्रेंथ जो है करीबन 60,000 है और वो आर्मी, उनके पास कोई खास हथियार नहीं है। लेबनान के पास अपनी नेवी भी नहीं है, एयरफोर्स भी नहीं है। तो लेबनान की जो सरकार है, बेरूत की सरकार, वो हिजबुल्लाह को कंट्रोल नहीं कर पा रही है।
हिजबुल्लाह जो है जबरदस्ती दक्षिण लेबनान में बैठा हुआ है, दक्षिण सीरिया में बैठा हुआ है। दक्षिण लेबनान का जो बेका वैली का एरिया है, जो कि गोलान हाइट्स को टच करता है, वहां पर हिजबुल्लाह ने अपने गढ़ बनाए हुए हैं। अब दिक्कत ये आ रही है कि जब भी बेरूत सरकार हिजबुल्लाह को कोई कुछ आदेश देती है, हिजबुल्लाह सुनती नहीं है, क्योंकि लेबनान की जो मिलिट्री है उसमें दम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही अस्त्र इन्हें शस्त्र हैं। कंट्रोल कर पाए। हिजबुल्लाह हाथ को से निकल कंट्रोल गए करने के लिए। आतंकवादी हैं, और हाथ से निकल गए आतंकवादी जब गैर वाजिब तरीकों से काम करते हैं तो उन्हें वाजिब तरीकों से ढेर करना बहुत मुश्किल होता है, लिहाजा हर तरीके के पैतरे आजमाने पड़ते हैं। उधर बड़ी खबर यह है कि हूती उग्रवादियों ने भी इजराइल पर हमला किया है। हूती के हमलों से इजराइल का एक इलाका दहला। हूती इराक रेजिस्टेंस का साझा ऑपरेशन हाइफा पोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए। इजरायली डिफेंस सिस्टम कुछ मिसाइलों को रोक नहीं पाया, कई मालवाहक जहाज़ों को नुकसान हुआ। हाइफा पर यमन की तरफ से ये दूसरा हमला कामयाब हमला माना जा रहा है। यानी जो बात हम लगातार इस चर्चा में शुरू से कर रहे हैं, ये युद्ध अब सीमित न रहे, इसकी सारी कोशिशें की जा रही हैं, और कम से कम इस पूरे इलाके में धर्म के नाम पर ही सही एक गठजोड़ बनाने की तैयारी की जा रही है। यानी इस्लाम वर्सेस ज्यू, ये यहाँ पर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। उधर दूसरी बड़ी खबर, हूती हमलों से दहरा इजराइल। होदेदाह से ड्रोन समुद्री हमले, इजराइल मालवाहक जहाज ध्वस्त। सिजॉय जहाज से टकराए समुद्री ड्रोन, 3 दिन में दूसरा इजरायली जहाज ध्वस्त किया गया है। तो हूती हमलों से इजराइल दहला है। हूती इराक रेजिस्टेंस का साझा ऑपरेशन हाइफा पोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमला किया गया है। संजीव जी, बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल की खबर अब सामने आ रही है। हाइफा पोर्ट पर यह हमला हुआ है और इससे कई मालवाहक जहाज़ों को नुकसान यहाँ पर पहुँचा है। हम जो चर्चा शुरू से कर रहे हैं, क्या ये आतंकवादी, क्या ये उग्रवादी इसे टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट की जगह रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में बदलने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं? मंशा तो उनकी डे वन से यही है, हमेशा से उनकी सोच यही रहती है कि इसको एक धर्मों के बीच का टकराव बना दिया जाए। इसको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की साजिश के तहत ये किया जाता है, और इनका लक्ष्य होता है कि जो हिंसा, घृणा, धर्मों के बीच का जो टकराव है, उसकी जमीन पे ये अपने आतंक की फसल को उगाए। और जाहिर है कि ये आतंकी सोच है, ये आतंकी विचारधारा है, और इसके ऊपर भी इस तरीके की विचारधारा के ऊपर भी कुठाराघात होना चाहिए। इसी वजह से मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमास का खात्मा तो आवश्यक है, लेकिन हमास के खात्मे के बाद जो इजराइल का अरब राष्ट्रों के साथ जो बातचीत का, जो संवाद की जो प्रक्रिया है, वो भी चलती रहनी चाहिए। यदि आतंकी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की साजिश रच रहे हैं, सभ्यताओं को के बीच में टकराव को बढ़ाने की अगर साजिश रच रहे हैं, तो इसका जो एक और रिस्पांस ये भी हो सकता है कि सभ्यताओं के बीच में संवाद को स्थापित किया जाए, और सभ्यताओं को आतंकवाद को जो है कि दानों को उसका सिर कुचलना होगा, उसे समाप्त करना होगा। इसी वजह से हमास का खात्मा जरूरी है। हमास का खात्मा बिल्कुल पूर्ण रूपे तरीके से होना चाहिए, ताकि जो हिजबुल्लाह और हूती जैसे आतंकियों को ये स्पष्ट रूप से संदेश दिया जा सके कि यदि उन्होंने 7 अक्टूबर जैसा कोई आतंकी हमला इजराइल के ऊपर करने की कोशिश की, तो उनका भी वही हश्र होगा जो कि हमास का हुआ है। और इसी तरीके की चेतावनी देने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि बेंजामिन नेतन्याहू संकल्पबद्ध हैं, और वो राफा में जहां कहीं भी इसके हमास के जो भी कुछ बचे खुचे आतंकी हैं, उनका भी आने वाले समय में खात्मा हो जाएगा, और ये इजराइल के लिए बेहद आवश्यक है। लेकिन संजीव जी बड़ी बात यह है कि जब तक ये सारी चीजें होंगी, तब तक हालात और आगे कहां कितने पहुंच जाएंगे, और क्या तब उसके हिसाब से चीजों को फिर मैनिपुलेट किया जाएगा? क्योंकि अरब युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जंग को लेकर इराकी ग्रुप को मिलिट्री ट्रेनिंग ईरानी सेना के अफसर दे रहे हैं। अब ये अजीब बात है, 10 साल तक ईरान इराक के बीच जंग चली है, लेकिन अब इराकी ग्रुप को ईरान के अफसर ट्रेनिंग दे रहे हैं। इराक के हजारों लड़ाकों को जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी ईरान अपने पर खरोंच आए बिना
ठीक पाकिस्तान जैसा जो मॉड्यूल है, पाकिस्तान खुद को पीछे रखता है, भाड़े के हथियारों को ट्रेन करता है और उन्हें भारत में खून खराबा करने के लिए भेज देता है और फिर उसके बाद कहता है कि ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। वही काम ईरान कर रहा है। यूके देवनाथ सर, ईरान ने पूरे पश्चिमी एशिया में अपनी पकड़ बनाई रखी है, चाहे वो हुती हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, और ईरान ने इनको डिप्लॉय किया हुआ है सारे देशों में। लेबनान में डिप्लॉय किया हुआ है, सीरिया में डिप्लॉय किया हुआ है, इराक में डिप्लॉय किया हुआ है, यमन में डिप्लॉय किया हुआ है। तो ईरान की ये कोशिश है कि अपने इन जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, इनकी मदद से वो अमेरिका की पकड़ पश्चिम एशिया में अरब मुल्कों पर कम करे। ईरान में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, नए जो प्रेसिडेंट बनेंगे उनको सबसे पहले आयतुल्लाह खुमानी ने एक टास्क देना है, वो है कि इराक में और सीरिया में ईरान द्वारा समर्थित ग्रुप्स को मजबूत करना। अभी इराक में तो ऐसे तो देखा जाए तो अमेरिका का दबदबा है, इराक की राजधानी में अमेरिका से समर्थित सरकार मौजूद है। इराक में जो आर्मी है, रेगुलर आर्मी है, वो अमेरिका से ही तनख्वाह लेती है, अमेरिका के अस्त्र शस्त्र पे ही जिंदा है। लेकिन उनका जो कंट्रोल है वो सिर्फ राजधानी बगदाद के आसपास है और दक्षिण में कुवैत के तरफ है बस। बाकी उत्तरी इराक में इराक की सरकार की कोई कंट्रोल नहीं है। उत्तरी इराक का वो वाला एरिया जहां पे कि ईरान भी अपने आतंकवादियों को भेजता रहता है, आईआरजी, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड की मदद से, वहां पर बगदाद की जो फौज है जो कि अमेरिका के समर्थन से खड़ी है बगदाद में, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो अभी ईरान क्या कोशिश कर रहा है कि उत्तरी इराक का जो एरिया है वहां पर जो इरेगुलर्स हैं, ये समझना पड़ेगा, ये लोग वो लोग हैं जो कि आज से 10-20 साल पहले वहां पर अमेरिका के विरुद्ध लड़े थे। इराक में अभी भी काफी सारे दल हैं जो कि किसी की भी मदद से, चाहे वो ईरान की मदद हो, अमेरिका के विरुद्ध, यानी बगदाद में जो सरकार आज है उनके विरुद्ध लड़ रहे हैं। तो ईरान ऐसे गुटों को फिर से तैयार कर रहा है, हथियार दे रहा है, ताकि वो भी जाकर इजराइल के विरुद्ध लड़ सकें। जी, वो भी जाकर इजराइल के विरुद्ध लड़ सकें। संजीव जी, आपसे एक मैं क्लोजिंग कमेंट ले लेता हूं यहाँ पर। क्या अब आपको वर्तमान बदलते हालात में किसी तरह के किसी एकॉर्ड की वेस्ट एशिया में ज़रूरत महसूस होती है? एक अब्राहम एकॉर्ड ने उम्मीदें जताई थी, उसको तो ऐसा तहस नहस किया गया या इंटेंशनली तहस नहस किया गया, इस पर कई राय हो सकती हैं, लेकिन क्या ऐसी कोई गुंजाइश दिखती है? देखिए, मेरा मानना है कि अब्राहम एकॉर्ड्स के ऊपर हमले तो आतंकियों ने बड़े किए हैं, लेकिन अब्राहम एकॉर्ड्स का जो महत्व है वो आगे आने वाले समय में बना रहेगा। और एक बार जब इजराइल आतंक के विरुद्ध निर्णायक जो लड़ाई चल रही है हमास के विरुद्ध, उसमें एक विजय हासिल करेगा, तो एक बार फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, अन्य जो राष्ट्र हो, जिम्मेदार राष्ट्रों की तरफ से फिर से एक संवाद की प्रक्रिया अवश्य आरंभ होगी, जो कि होनी ही चाहिए। आतंकियों को ये मैसेज स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए कि ये जो संवाद की प्रक्रिया को वो तोड़ने की साजिश उन्होंने 7 अक्टूबर को रची थी, इजराइल को आइसोलेट करने की साजिश जो 7 अक्टूबर को रची थी, वो उनकी साजिश जरा भी सफल नहीं हुई है। I2U2 का इनिशिएटिव, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का इनिशिएटिव, अब्राहम एकॉर्ड्स के इनिशिएटिव आगे बढ़ेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है, और इसको ये आतंकी तोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा, एक जो एकॉर्ड की आप बात कर रहे हैं राजीव जी, मेरा ऐसा मानना है कि इस जंग के समाप्त हो जाने के बाद इजराइल को और फिलिस्तीन को 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। और इजराइल और फिलिस्तीन की जो समस्या का जो समाधान है, निर्णायक समाधान निकलना बेहद आवश्यक है, और इसके लिए एक एकॉर्ड की आवश्यकता है, एक समझौते, एक सहमति की आवश्यकता है। और ये जो संवाद है, ये इजराइल की सरकार और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो कि वेस्ट बैंक पे शासन करती है, उसके साथ ये संवाद हो सकता है। और इस बात की संभावना दिखाई देती है कि गाजा में हमास का जब शासन समाप्त हो जाएगा तो वहां पर पैलेस्टीनियन। चलिए यूके देवनाथ सर, संजीव सर, उम्मीद कर सकते हैं कि इजराइल और आसपास के हालात शांति की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से ये शांति अशांति में तब्दील है और लगातार चले जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सब हमारे अपने एनालिसिस के साथ हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।